यस, वेलकम क्लास 12th। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू कर चुके हैं। वी हैव कवर्ड फ्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल एंड आज हम उसके आगे के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो लेक्चर, मैं आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, आज के वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट लाइन्स विच यू मस्ट मेंशन वाइल एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल, क्योंकि अगर आप इन लाइन्स के बिना कितना भी अच्छे से प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दोगे, यू विल नॉट बी गेटिंग फुल मार्क्स। फुल मार्क्स लाने के लिए आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। जब पेपर इवैल्यूएट होता है, चेक होता है, तो वो कौन सी लाइन्स हैं जिनको टीचर्स ढूंढते हैं और जहां उन्हें वो लाइन्स मिल जाती हैं वहां वो फुल मार्क्स दे देते हैं, और जहां वो लाइन्स नहीं होती, उसके अलावा चाहे कुछ भी लिखा हो, वो मार्क्स नहीं देते। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो 3 मेन प्रिंसिपल्स आज मैं उठाऊंगी जिनके अंडर मैं आपको साइड बाय साइड वो इंपॉर्टेंट लाइन्स जरूर मेंशन करूंगी जो आपको पेपर में मेंशन करनी ही करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आज के वीडियो लेक्चर के एंड में आई विल गिव यू अ केस स्टडी। केस स्टडी से ये पता चलेगा कि आज के वीडियो लेक्चर की असेसमेंट क्या है। इट विल बी अ काइंड ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट। तो सभी स्टूडेंट्स उस केस स्टडी का आंसर कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल चेक योर आंसर एंड आई विल प्रोवाइड यू फीडबैक। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आज का वीडियो लेक्चर कितने अच्छे से असेस हुआ है। इज दैट क्लियर क्लास? सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इस प्रिंसिपल को पहचानेंगे, आप केस स्टडी में कैसे पहचानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दूं। इस पूरे प्रिंसिपल का जिस्ट क्या है कि जब आप किसी को अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं टू गिव कमांड, वहीं के वहीं आपको साथ के साथ उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। या आप इसे दूसरे तरीके से देख सकते हो, जब आप किसी पर्सन को कोई जिम्मेदारी देते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि उसे एक काम पर्टिकुलरली करना है, करके आपको देना है, तो साइड बाय साइड आपको उस पर्सन को उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है, अथॉरिटी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल का जिस्ट था। अब प्रिंसिपल को स्टार्टिंग से कैरी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का क्या मीनिंग होता है? राइट टू गिव ऑर्डर्स। जब आपके पास पावर है, आपके पास राइट है कि आप सामने वाले को, अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे सकते हो, उसको कमांड दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। जैसे एज अ टीचर मेरे पास ऑर्डर है कि मैं अपने क्लासरूम के बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को आई कैन गिव ऑर्डर। मैं उन्हें होमवर्क दे सकती हूँ कि कल आपका टेस्ट है, आपको इसको लर्न करके आना है, आपको ये नोट्स बनाने हैं, तो आई हैव द अथॉरिटी टू गिव कमांड टू माई स्टूडेंट्स। तो अथॉरिटी सिंपली मीन right to give orders, to exercise power. It is a right of a superior to give command to his subordinate. जब आप अपने subordinate को command दोगे, order दोगे, जब आपके पास ये हक है, ये पावर है, ये राइट है, दिस इज कॉल्ड योर अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट। मार्केट ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी। जब आप कॉर्पोरेट टर्म्स यूज करोगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो इट विल क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन द टीचर। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ सबऑर्डिनेट, बट जब आप ड्यूटी की जगह ऑब्लिगेशन वर्ड यूज करोगे तो आपका आंसर लेमैन लैंग्वेज का नहीं लगेगा एंड एग्जामिनर के सामने इट विल क्रिएट एन इंप्रेशन। जैसे मैं पेपर चेक करती हूँ तो डेफिनेटली एक इंप्रेशन क्रिएट होता है जब स्टूडेंट्स अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं। तो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट द टास्क असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। कि आपके बॉस ने आपको जो काम दिया है, तो इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ऑब्लिगेशन कि आप उस काम को करके अपने सुपीरियर को सबमिट करो। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि जो भी कमांड आपको मिली है आपके सुपीरियर से, आपको उसे कंप्लीट करके देना है। एज अ स्टूडेंट इट इज़ योर ड्यूटी कि मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ, मैं जो आपको जो भी कमांड दे रही हूँ, इट्स योर ड्यूटी कि आप उस कमांड को पूरा करें। इज दैट क्लियर? अब बात है कि पेपर में क्या लिखना है जब ये प्रिंसिपल आए। तो सबसे पहले ये समझो, जब ये प्रिंसिपल आपके एग्जाम में आए फॉर एक्सप्लेनेशन,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशंस को हाईलाइट करना है। टीचर को पहले ये क्लियर करना है दैट यू नो व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आप बताएंगे कि फेयोल ने क्या बोला। फेयोल ने ये बोला कि अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी पर्सन को कोई काम दे रहे हो, कोई जिम्मेदारी दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है आपको उसको मैचिंग की अथॉरिटी देनी ही देनी है। दे शुड गो हैंड इन हैंड। आप ये लाइन अपने आंसर में लिख सकते हो कि दे शुड गो हैंड इन हैंड, या आप लिख सकते हो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए, हमेशा। अगर ये इक्वल नहीं होती तो दो केसेस बनते हैं। दीज केसेस शुड बी डिस्कस्ड बाय यू इन योर एग्जाम। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है, मतलब आपने एक पर्सन को बहुत पावर दे दी, उसके पास बहुत पावर है इसको ऑर्डर देने की, उसको ऑर्डर देने की, ही कैन गिव कमांड टू सो मेनी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपने उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी, सिर्फ पावर दे रखी है, काम उसके पास कुछ है नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास कुछ है नहीं, किसी काम की उसे टेंशन नहीं है, सिर्फ पावर 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 है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? मिस यूज ऑफ पावर। जब उस पर्सन को अनलिमिटेड अथॉरिटी मिली हुई है बट उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं है, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? दैट पर्सन विल बी मिस यूजिंग हिज पावर, क्योंकि उसके पास कोई काम है ही नहीं, तो वो उस पावर का मिस यूज करेगा। देयर आर चांसेस। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आपने उसे बहुत काम दे रखा है बट आपने उसको मैचिंग की अथॉरिटी नहीं दे रखी, काम बहुत है, जिम्मेदारी है, बट मैचिंग की अथॉरिटी नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? ड्यूटी वुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन टाइम। वो पर्सन अपना काम टाइम पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तभी फेयोल कहता है अथॉरिटी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमने दोनों केस डिस्कस करे। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज ऑफ पावर होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स विच मस्ट बी necessarily mentioned by you: the definition of authority and responsibility, then authority should be equal to responsibility, then the 2 important cases. Now अब इस प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो ये प्रिंसिपल आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो। सपोज मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोडक्शन मैनेजर को कमांड दी, एमडी, उसने प्रोडक्शन मैनेजर को कमांड दी, एमडी इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि आपको 1 मंथ में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। इट वाज एन ऑर्डर कि आपको 1 मंथ में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी बट उसे अथॉरिटी नहीं दी कि वो अपनी मर्जी से रॉ मटेरियल ले सके या अपनी मर्जी से और वर्कर्स को रिक्रूट कर सके। आपने जस्ट उसे काम दिया कि भाई 10,000 यूनिट्स मुझे 1 महीने में बना के दो, इट्स एन ऑर्डर। लेकिन आपने उसको ना रॉ मटेरियल खरीदने की अथॉरिटी दी अपने अकॉर्डिंग, ना उसे और वर्कर्स को रिक्रूट करने की अथॉरिटी दी। अब ऐसे में क्या हुआ, जब उसने प्रोडक्शन शुरू करी सपोज, तो उसको लगा यार 1 मंथ में 10,000 यूनिट्स के लिए तो मुझे 20 और मोर वर्कर्स चाहिए, बट आपने उसको अथॉरिटी तो दी नहीं वर्कर्स को रिक्रूट करने की। तो व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? कि वो अपना काम 1 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। द ड्यूटी वुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन टाइम। दैट्स वाई फेयोल क्या कहता है कि अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर क्लास? तो आप इस प्रिंसिपल को फटाफट यहाँ से एक बार फिर कर सकते हो। व्हाट इज अथॉरिटी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड ऑलवेज बी इक्वल। क्या होगा अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा होगी? देन यू कैन कोट एन एग्जांपल। तो आपने क्लियरली देखा कि विद इन 10 मिनट्स आपको ये पूरा प्रिंसिपल समझ आ गया है, प्लस आपको पूरा प्रिंसिपल लर्न भी हो गया होगा। आप देख सकते हो कि जब ये 4 पॉइंट्स आपने बार बार डिस्कस करे हैं, तो अभी आप अगर वीडियो पॉज करके देखो तो यू विल फाइंड कि आपको साइड बाय साइड ये प्रिंसिपल जो है वो लर्न हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। Now we will begin with the principle of unity of direction. सबसे पहले प्रिंसिपल के नेम को समझो। यूनिटी मीन्स वन, डायरेक्शन मीन्स दिशा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स की डायरेक्शन, एम्प्लॉयज के एफर्ट्स की डायरेक्शन वन होनी चाहिए। ध्यान से इस प्रिंसिपल को समझो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पूरा जिस्ट एक लाइन में है, यानी
वो लाइन आपको एग्जाम में जरूर मेंशन करनी है। एंड वो लाइन क्या है? एक्टिविटीज हैविंग द कॉमन गोल मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्रिंसिपल की। पूरे प्रिंसिपल का मीनिंग इस लाइन में है। दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सप्लेनेशन विद दिस पर्टिकुलर लाइन। एक्टिविटीज हैविंग द कॉमन गोल मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज है जिनका गोल सेम है, एक्टिविटीज हैविंग द सेम गोल का मतलब होता है डिफरेंट डिविजन्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डिविजन्स हैं उन सबका एक हेड, एक इंचार्ज होना चाहिए, एक मैनेजर होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। ध्यान से सुनो, आपकी कंपनी में जितनी भी डिफरेंट डिविजन्स हैं उन डिविजन्स का अपना एक इंचार्ज होना चाहिए, अपना प्लान होना चाहिए, अपनी रिसोर्सेज होने, सब कुछ अपना। ऐसा ना हो कि दो डिविजन्स का काम ओवरलैप या मिक्स नहीं होना चाहिए। इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल से। सपोज करो एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी, ठीक है। एबीसी लिमिटेड जो है वो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है और उन तीनों प्रोडक्ट की उनकी अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है जो सेपरेट है। सपोज एबीसी लिमिटेड कार भी बनाती है, बाइक भी बनाती है एंड स्कूटी भी बनाती है। तो क्योंकि ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनकी सेपरेट डिविजन्स हैं तीनों प्रोडक्ट की। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंपनी की ये 3 डिफरेंट डिविजन्स हैं। अब हर डिवीजन का, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हर डिवीजन का अपना इंचार्ज होना चाहिए, अपने प्लान होने चाहिए और अपनी रिसोर्सेज होनी चाहिए। ईच डिवीजन शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान। सिमिलरली अगर हम बाइक की डिवीजन पे आते हैं तो बाइक का अपना इंचार्ज होना चाहिए, अपना प्लान होना चाहिए, अपनी रिसोर्सेज होनी चाहिए। अगर हम स्कूटी पे आते हैं तो स्कूटी की डिवीजन का अपना हेड, अपना प्लान, अपनी रिसोर्सेज। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में इन तीनों डिविजन्स की वर्किंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कार का इंचार्ज बाइक को भी देख रहा हो, ऐसा ना हो स्कूटी का इंचार्ज तीनों को देख रहा हो, ऐसा ना हो कार के जो टूल्स हैं वो बाइक वाले यूज कर रहे हो, या फिर स्कूटी के जो रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, एम्प्लॉयज है वो कभी बाइक में काम करने जा रहे हो। नो, ऑन नो अकाउंट आपको किसी भी डिवीजन की वर्किंग को, ऑपरेशंस को मिक्स नहीं करना है। दे शुड बी सेपरेटेड। इससे क्या होगा, एक डिवीजन के अंदर कार की डिवीजन के अंदर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन रहेगा क्योंकि उनके पास वन हेड है, वन प्लान है। जितने भी एम्प्लॉयज कार डिवीजन में काम करते हैं उनका फोकस एक ही डायरेक्शन में होगा, उनके अंदर कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। जितने भी बाइक के एम्प्लॉयज हैं उनके पास अपना एक इंचार्ज है, एक प्लान है, यानी कि बाइक डिवीजन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका फोकस अपनी बाइक डिवीजन पे है। स्कूटी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका वन हेड है, वन प्लान है, सभी एम्प्लॉयज फुल कोऑर्डिनेटेड है टुवर्ड्स स्कूटी प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर क्लास? तो यही ये प्रिंसिपल कह रहा है कि हर डिवीजन का अपना हेड, अपना प्लान होना चाहिए और हर डिवीजन का वन हेड, वन प्लान, ताकि पूरी डिवीजन के एम्प्लॉयज अपनी डिवीजन पे फोकस कर सके। ऑन नो अकाउंट, किसी भी कंडीशन पे, ऑन नो अकाउंट द वर्किंग ऑफ दीज डिवीजन शुड ओवरलैप। किसी भी कंडीशन में इन डिविजन्स की रिसोर्सेज या वर्किंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी डिवीजन पे ही फुल फोकस करना है। तो इट्स क्वाइट एन इजी प्रिंसिपल। ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, जस्ट एक मेन डेफिनेशन है। क्या फायदा होगा इससे? यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इन अ पर्टिकुलर डिवीजन। देन यू कैन कोट एन एग्जांपल and you can mention on no account the working of these divisions should overlap। तो बहुत easy principle है, बहुत short principle है, बहुत जल्दी mind में catch हो जाता है ये principle। and एक term हमेशा याद रखना, one head one plan। सबसे ज़्यादा case study में अगर इस question को identify करने की trick होती है, that is one head and one plan। remember this phrase and you will solve all the case studies related to unity of direction। so now let's proceed to the next principle। Yes class, next principle is principle of esprit de corps, one of the easiest principles of all। बहुत easy principle है, आप खुद देखोगे
इस प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन में एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पेश किया हुआ है एनसीईआरटी में, और वही चीज आपको एग्जाम में करनी है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल प्रिंसिपल है, इसको बस घुमा फिरा के आपको उसी बात को बार बार सामने रखना है। पहले नेम समझते हैं प्रिंसिपल का कि फ्योल ने नेम क्यों दिया। एस्पिरिट डी कॉप्स, एस्पिरिट मीन्स स्पिरिट, डी मीन्स ऑफ, कॉप्स मीन्स टीम, स्पिरिट ऑफ टीम यानी कि टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट वर्ड से ही आपको मीनिंग प्रिंसिपल का पूरा क्लियर हो गया है कि एज अ टीम काम करना है, एज एन इंडिविजुअल काम नहीं करना, सबको मिलजुल के काम करना है, सबको एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। आपने एक बहुत फेमस इडियम कहावत सुनी होगी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल, एकता में ताकत। ये प्रिंसिपल बेसिकली इसी सेइंग को फॉलो करता है। यूनियन स्ट्रेंथ मतलब जब सब साथ रहते हैं, मिलके रहते हैं तो ताकत मिलती है, यानी कंपनी सक्सेसफुल होती है। अगर सभी एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, मिलजुल के मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलके काम नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अपना दुश्मन समझेंगे, तो कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, स्पिरिट ऑफ टीम, टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स को मिलके काम करना है, सभी एम्प्लॉयज को फुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, मिलजुल के ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करना है। सी मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। क्योंकि फ्योल, मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था, क्योंकि फ्योल टॉप लेवल मैनेजमेंट का पर्सन था, टॉप लेवल मैनेजमेंट में था फ्योल, इसलिए उनके सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं। दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी क्लियर इन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा डिफरेंस का फ्योल और टेलर के बीच में आगे चल के। तो फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स आप देखोगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हैं। तभी फ्योल फिर कह रहे हैं मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है, मैनेजमेंट को ऐसे एक्शंस लेने हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज में यूनिटी और भाईचारा यानी हार्मनी रहे। इसलिए जब भी मैनेजमेंट किसी भी मीटिंग में या मीटिंग के बाद या कभी भी कोई स्पीच दे, कोई बात करे, डिस्कशन करे वर्कर से, तो हमेशा द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। ये लाइन आप मेंशन करो, इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ इंप्रेशन ऑन द टीचर। बहुत अच्छे से इस लाइन को मेंशन करो कि जब भी मैनेजमेंट वर्कर से बात करे तो उसे हमेशा जो आई वाली फीलिंग है वो नहीं रखनी, वी वाली फीलिंग रखनी है। सपोज करो कि आई एम द मैनेजर, यू आर ऑल दी वर्कर्स। ठीक है, हम सब ने मिल के बहुत बड़ा टारगेट अचीव करा है और हमें बहुत ज़्यादा करोड्स ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आफ्टर द प्रॉफिट अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने बहुत मेहनत करी थी इस प्रॉफिट के लिए एंड मैंने अपना दिन रात लगाया और तब अब कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करोड्स ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, मैं जानती हूँ कितनी मेहनत की गई है, तो वर्कर्स को कितना बुरा लगेगा कि इवन वी पार्टिसिपेटेड, हमने भी मेहनत करी और सारा क्रेडिट सिर्फ मैनेजर खुद को दे रहा है। यहीं पे अगर मैं इस तरीके से बात करूं, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी, हम सब ने मिलकर दिन रात लगा दिए और हम सब की मेहनत का ही फल है कि आज कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने आई को वी से रिप्लेस करा, जैसे ही मेरी कॉन्वर्सेशन में आई वर्ड की जगह वी वर्ड आया, तो अ काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस बन गई। सबको लगा हाँ हमने मिलके काम करा है, हमने मिलके कंपनी को इतना प्रॉफिट अर्न करने में मदद की है। तो यही चीज बोली गई है, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी should be replaced with we in the managers while having a conversation with the workers। तो जब भी आप वर्कर से कॉन्वर्सेट करो हमेशा वी करके बात करो, हम करके बात करो, एज अ फैमिली, एज अ टीम कंसिडर करके बात करो। उसी चीज को अगेन घुमा फिरा के पेश किया गया है। इट हेल्प्स टू बिल्ड अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। तो बहुत इजी प्रिंसिपल है, लर्न करने का, साइड बाय साइड नेम से लर्न हो गया है। आई शुड बी रिप्लेस विद वी वाली लाइन अच्छे से लर्न कर लो एंड जस्ट उसी बात को थोड़ा 3-4 घुमा के बोल दो, योर एक्सप्लेनेशन इज डन। प्लस कोट एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्पोर्ट्स में आप देखते हो टीम होते हैं, सपोज क्रिकेट मैच है, देयर आर 11 प्लेयर्स,
ठीक है, तो वो प्लेयर्स आप कभी भी देखोगे इंडिविजुअली कम खेलते हैं एंड दे प्ले फॉर द टीम, वो टीम के लिए खेलते। क्या प्लेयर्स ये नहीं सोचते कि यार अगर मैंने मैच जिता दिया तब भी मैन ऑफ द मैच तो उसे मिलेगा, यार विकेट उसने ज़्यादा ली थी, या यार क्या बुलाएंगे तो वो कैप्टन को ही ना, कैप्टन का ही बुला के इंटरव्यू लिया जाएगा, जितने भी मीडिया वाले हैं वो तो कैप्टन से ही इंटरव्यू लेंगे, कैप्टन को ही क्रेडिट मिलेगा। तो ये नहीं सोचते वो, दे प्ले फॉर द टीम। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो ये नहीं सोचते यार कि मैं क्यों मेहनत करूँ, सब कैप्टन को ही चढ़ाएंगे, कैप्टन का ही नाम होगा, जगह जगह मीडिया भी कैप्टन के नाम को उछालेगी, फोटो भी कैप्टन की आएगी, वो ये नहीं सोचते, दे प्ले फॉर द टीम। तो इसी तरह एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वी समझना, एज अ फैमिली मिलके आपको काम करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिटी कॉर्प्स प्रमोट टीम स्पिरिट, दैट मीन्स देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट and belongingness among the team members. Okay class? Yes class, the next principle is subordination of individual interest to general interest. पहले नेम को समझते हैं। सबऑर्डिनेशन मतलब नीचे होना, एक लेवल नीचे होना। किसको नीचे होना है और किससे नीचे होना है इसको समझते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल बेनिफिट नीचे हो जाएगा। किससे नीचे हो जाएगा? टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इस चीज को समझो, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट से ऊपर नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपका एक अपना ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ऑब्जेक्टिव है, तो इंडिविजुअल को अपने ऑब्जेक्टिव को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यही नेम कह रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ। आपको नीचे होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, आपको अपने इंटरेस्ट, अपने बेनिफिट, अपने ऑब्जेक्टिव को झुकाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के सामने आपका ऑब्जेक्टिव छोटा है एंड यू हैव टू सैक्रिफाइस इट। अब फेयोल क्या कहते हैं? फेयोल इस प्रिंसिपल को अगेन एक जिस्ट में समझाते हैं एंड वो जिस्ट ही वो लाइन है जिससे आप एग्जाम में इस प्रिंसिपल को स्टार्ट करोगे। अकॉर्डिंग टू फेयोल, organizational interest should take priority over the individual interest of an employee। ये पूरे प्रिंसिपल का वन लाइन का जिस्ट है जो फेयोल की एज इट इज कोटेड लाइन है, जिससे आप अपने आंसर की शुरुआत करोगे। तो यानी फेयोल ने क्या बोला कि आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो नीचे हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ऊपर हो जाएगा। यानी कभी भी प्रायोरिटी देनी होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसके बाद आप क्या मेंशन करोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव होता है और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट इंडिविजुअल का अपना ऑब्जेक्टिव है कि उसको सैलरी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब एक डिटेल एग्जांपल से इसको समझते हैं और अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। देखो, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, उसको अभी लॉसेस हो गए हैं जिससे उसे बाहर निकलना है और फिनेंशियली उसकी अभी कंडीशन स्टेबल नहीं है, अच्छी नहीं है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकला जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर कि एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही है तो उसका अभी एक सिंपल मोटिव है कि वो किसी भी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं इससे वो निकल पाए। वहीं पे इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है कि मेरी रेम्यूनरेशन इंक्रीज करो, मेरी सैलरी बढ़ाओ, मुझे इंक्रीमेंट दो। अब आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का सोच रही है, इंडिविजुअल अपनी सैलरी बढ़वाने का सोच रहा है। दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसे केस में इंडिविजुअल को अपना ऑब्जेक्टिव सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज सुपरसीड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बट कंपनी का फायदा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमेशा इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को सुपरसीड करेगा, उसके ऊपर आएगा और हमेशा प्रायोरिटी लेगा। ऐसा क्यों? वाई? आप एग्जाम में जब ये लिखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल का अपना, आप एग्जाम्पल भी दोगे, देन आप ये भी बताओगे कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हमेशा प्रायोरिटी लेगा ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट।
बट क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस दी जा रही है इंडिविजुअल के सामने, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए जो आप टीचर के दिमाग में क्वेश्चन आने से पहले ही आपको मेंशन करना है। ये रीजन एनसीईआरटी में मेंशन है और मैं हमेशा कहती हूँ बीएसटी में फुल मार्क्स लाने का मतलब है कि आपने एनसीईआरटी को माइन्यूटली पढ़ा है। उसी एनसीईआरटी को मैं वीडियो लेक्चर में उठाती हूँ ताकि आपके कुछ भी मिस ना हो जाए। ये बात हमेशा ध्यान रखना क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बीएसटी में फुल मार्क्स लाने की। एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा नहीं और एनसीईआरटी की छोटे छोटे लाइन से बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। यानी आपको एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तभी मैं हर क्लास में एनसीईआरटी की लाइंस को उठाती हूँ, उन्हें डिस्कस करती हूँ, क्योंकि उन्हीं लाइन से बनती हैं केस स्टडीज। ये हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइंस में से ही केस स्टडीज बनती हैं। अब ऐसा क्यों, वाई, कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से प्रायोरिटी मिलेगी। द रीजन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। आप सबको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से बनी है। स्टेक होल्डर्स मीन्स द पीपल हु आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन लाइक कस्टमर्स, गवर्नमेंट, डेटर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट। जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, ध्यान से समझो इस पॉइंट को। ऑर्गेनाइजेशन कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स से। उसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, डेटर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, बहुत लोग हैं आते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। वो सब ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, तो एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय के चक्कर में क्या इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा? दैट्स अ लॉजिक कि क्या एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की इच्छा पूरी करने के लिए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उन्हें ऐसे बीच में लटका देंगे? उन्हें भाई हर्ट करो, उनका नुकसान करेंगे? नो। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स है तो हमेशा तभी इसको प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, यहाँ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है। यही है रीजन। दिस इज बिकॉज भाई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से क्यों ऊपर रखा जाता है, उसका रीजन है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर कैन नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर वन इंडिविजुअल। आपने ये लाइन पेपर में लिख दी एंड टीचर इम्प्रेस्ड कि बच्चे ने इतनी डीप स्टडी करी है, इतना माइन्यूटली स्टडी करा है कि उसे प्रिंसिपल का मीनिंग तो पता है। प्रिंसिपल का मीनिंग तो सबको पता होगा, नेम में ही मीनिंग पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर है। ये तो कोई भी बच्चा लिख देगा, वीक से वीक स्टूडेंट ने मेंशन कर देगा कि इस प्रिंसिपल का ये मतलब है भाई कंपनी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर है। बात आएगी कैसे टीचर को पता चलेगा आपका पेपर या आपका आंसर डिफरेंट है? तो उसके लिए जो बच्चा ये लिखेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर आता है, ये तो सब लिखेंगे। लेकिन जो बच्चा ये लिखेगा व्हाई, दिस इज बिकॉज, क्यों ऊपर आता है, यू नो द रीजन। आपने इन डेप्थ स्टडी करी एनसीईआरटी की, क्यों ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर आता है? द रीजन इज दैट क्योंकि जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है इट कैन नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर जस्ट वन इंडिविजुअल। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्टेक होल्डर से बनी है तो एक इंडिविजुअल के लिए इतने सारे स्टेक होल्डर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इज दैट क्लियर क्लास? तो फुल मार्क्स लाने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्योल की लाइन लिखनी है, देन आपको समझाना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, बट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर आएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट के। एंड द रीजन, ट्रिक, क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर वन इंडिविजुअल। अगेन आप देख रहे हो कि आपको प्रिंसिपल लर्न हो गया है, साथ के साथ सारे पॉइंट्स माइंड में बैठ गए हैं, क्विकली लर्न हो चुका है। और एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कि अगर एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और एक एम्प्लॉय को अपनी रेम्यूनरेशन चाहिए तो उसे अपना ऑब्जेक्टिव सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो जैसा कि मैंने कहा था एंड में मैं आपको एक केस स्टडी दूंगी, तो अभी मैं एक केस स्टडी आपको देने वाली हूँ। तो यू हैव टू सॉल्व दैट केस स्टडी एंड यू हैव टू मेंशन दैट आंसर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन असेस कि आपने जो वीडियो देखी है, जो वीडियो समझी है, उसको आपको कितने अच्छे से वीडियो समझ है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इज दैट क्लियर क्लास? सो नाउ start with the case study.
Now class, you can see the case study, read it carefully and mention the answer in the comment box for a self-assessment test.